हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्काई सॉल्यूशन यहाँ पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और वीडियो भी देख भी रहे होंगे। तो हम इस टाइम यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। और ये जो भी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाता है, चाहे वो एचईओ यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो, और चाहे यूपी पीसीएस हो, या बेसिक एजुकेशन ऑफिसर हो, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ। और आरओ के लिए तो बहुत खुशखबरी है, शुभ समाचार है इसके लिए कि क्योंकि इसी वर्ष अ, अगस्त के सेकेंड वीक में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग भैया अपनी तैयारी को हाँ मेंटेन कर लीजिएगा, है ना। और वैसे ही रणनीति बना लीजिएगा कि हमको कैसे करना, और 1 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होने वाला भी नहीं है। तो चलो हम फिर आज स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस 1 टेस्ट सीरीज़। और ये है प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ये सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब ये कहता है, प्राचीन कालीन भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा से निकली हैं। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते थे। या और तीसरा है, भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के उत्तर में रहते हैं। तो ये हमारा अब उपरयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य सही पूछा है। तो सही पूछा है, तो यहाँ पर ये जो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ये जो 1 वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा से निकली है। ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि ये इसलिए गलत है क्योंकि उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल यानी हिंद आर्य से निकली हैं, ना कि द्रविड़ आर्य से। बाकी दोनों कथन सही है। आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर हड़प्पाई सभ्यता है, स्थल है और उनकी स्थिति है। अब देखो, जैसे राखीगढ़ी, मेहरगढ़, कालीबंगा और चनहूदड़ो। तो राखीगढ़ी, अब यहाँ राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा, यानी हरियाणा के हिसार में, हरियाणा का हिसार है। ठीक। अब मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्या है? पाकिस्तान प्रांत का जो बलूचिस्तान प्रांत है, तो मेहरगढ़ के स्थल वहाँ पर पाए जाते हैं। कालीबंगा, अब कालीबंगा क्या है? ये आपका राजस्थान हो गया। और चनहूदड़ो, तो चनहूदड़ो क्या है? सिंध, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है ना। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 43 और 21, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा का बी है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि वह क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब यहाँ ये देखेंगे कि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब देखो, ए और आर दोनों सही, आर ए ई की सही व्याख्या है। तो इसमें ये समझ के चलिएगा कि है तो दोनों सही, है तो दोनों सही, लेकिन यहाँ पर ए आर की सही यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों स्थलों की खुदाई लगभग 20वीं सदी के आसपास में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो स्थल है उसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में की गई थी। और जो ये और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की स्थल खुदाई खुदाई की थी, जो कोई 1922 या 23 में हुई थी। तो ये दोनों स्थल हड़प्पा सभ्यता के ही सबसे बड़े स्थल हैं, है ना। तो इस वजह से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित परिधानों के संबंध में। अब परिधान क्या है? यानी जो वस्त्र, जो चीजें धारण करते थे, पहनते थे। तो छोटी स्त्रियां घाघरा जो होता था पहनती थी, और जो कमरबंद से कसा रहता था। दूसरा है वस्त्र ऊनी, सूती एवं ऊनी दोनों तरह के पहने जाते थे। तीसरा है आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं करती हैं। तो दो ऑप्शन तो सही है ये। और ये पूछा है सत्य कथन क्या है, मतलब सत्य कथन कौन सा है? तो दोनों सही, आभूषण केवल महिलाएं नहीं जब बल्कि यहाँ पुरुष भी पहनते थे, है ना। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन पर 1 और 2 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, इतनी तो सही है, ठीक। हड़प्पाई नगरीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमको, तो एक है यह मोहनजोदड़ो तथा धौलावीरा में स्थित है। यहाँ ईंटों के स्थापत्य सुंदर उदाहरण है। स्नानागार में जल की आपूर्ति कुएं से होती थी और विशाल स्नानागार धर्माष्टन अनुष्ठानी संबंधी अनुष्ठान के लिए था, है ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला ही कथन सत्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मोहनजोदड़ो एकमात्र हड़प्पाई सभ्यता है जहाँ विशाल स्नानागार पाए जाते हैं, है ना। और जो ये हड़प्पाई सभ्यता और धौलावीरा में, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो उनकी सीढ़ियाँ होती हैं वो पक्की ईंटों से बनी होती हैं। स्नान और इनके बगल में कुआं होता है ना, जहाँ से जल की आपूर्ति की जाती है, यानी उसमें भरा जाता है। और ये विशाल स्नानागार यानी धर्म स्थान के लिए, स्नान के लिए बना होता था, है ना। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ऋग्वेद के संबंध में। अब ये क्या है, इस काल में युद्ध मवेशियों एवं भूमि दोनों के लिए होते थे और युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा नहीं होता था। और यहाँ बताना है असत्य कथन, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, है ना। तो एक चीज तो ये सही है कि इस काल में युद्ध मवेशियों एवं भूमि के लिए, दोनों के लिए होते थे, इनके लिए युद्ध भी हो जाते थे। और यहाँ युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा नहीं होता था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी बी। असत्य कौन सा है? केवल बी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो लूटा गया धन होता है तो उसमें से कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ पुरोहितों को दिया जाता है, और जो थोड़ा बहुत बट जाता था, शेष जो बट जाता था, तो कोई यज्ञों के लिए दिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये धन का लूटे गए धन का बंटवारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आते हैं। भारतीय आर्य भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आर्य भाषा वैदिक संस्कृति का आधार थी। आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, है ना। और पूछा है इसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आर्य भाषा वैदिक संस्कृति के आधार पर थी, ठीक है। और यहाँ पर आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, तो 1000 में नहीं हुआ था, ये लगभग 1500 में हुआ था, है ना। 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आर्य हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, तो आर्य हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, ये भी हमारा सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत। तो पूछा है असत्य, यानी केवल दो, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को क्या है, देवाम और देवता, इनको देखेंगे। तो जो धौ है, अब ये पूछा गया इनको मिलान करो। जो धौ है, इन ये किसके देवता थे, इनको ये किसके देवता थे? तो ये हो जाएगा आकाश के देवता। धन जो है, यानी पहला का एक धौ, और दूसरा है यहाँ देखो अग्नि, तो अग्नि है तो यानी आग का देवता हो जाएगा। तो यहीं से देख लो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा दूसरे ऑप्शन में आ रहा, और ए का पहला ये और ए का पहला ये, यानी हमारा ए ऑप्शन सही जा रहा है, ए ऑप्शन सही। और सवित से आप ऐसे समझिए कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सविता है। तो यहाँ आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता है। उषा यानी प्रातः काल, है ना, तो ये प्रातः काल की देवी है। तो अगर आपको 2 आते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है, जब तक आपको ये तो चलो थोड़ा सा सरल है,
लेकिन कुछ ऐसे जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस टाइम, तो जब तक 3 क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे इसमें एलिमिनेट वाले, तब तक वो फिर आप गलत ही उसको मानिए, इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कहाँ गया 9? 9 है ना? अब इसमें बताया है, हाँ, वेद और संबंधित विषय। तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अब इनके बारे में है ये सही मिलान करना है। तो जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो भैया इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन है, और प्राचीन है ये देवताओं के स्रोत और उनकी प्रार्थनाओं के लिए किया जाता है। तो देवताओं के प्रार्थनाओं के लिए, यानी ए का 4 हो जाएगा। अब यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन, ये कट गया, यानी एक और ए और सी बचा। अब यजुर्वेद में क्या है, तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना। अब यहाँ पर ये क्या है, नियम एवं विधियां जो ये बताए जाते हैं, यज्ञ संबंधी जो विधि होती है ना, तो उनके बारे में बातचीत करता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे श्रोत, यजुर्वेद का क्या है, कर्मकांड वगैरह होते हैं, इसमें लिया जाता है। जो सामवेद होते हैं, तो सामवेद का एक शाब्दिक अर्थ है, यानी साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी जो यज्ञ यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला जो संग्रह होता है, उसी को हम सामवेद कहते हैं। तो इसको हम हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये संगीतमय हो जाए, स्रोत हो जाएगा। और बचा अथर्ववेद, तो ये क्या है, तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 है, बी का 3 है, तो 4 3, 4 और 3, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्वय, अब यहाँ पर क्या है, कथनों पर विचार करना है। राजस्वय यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ जो था वो राज विस्तार के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ दिव्य शक्ति के लिए किया जाता था। तो अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो जो राजसूय यज्ञ पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता था, इसमें ये दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि राजसूय यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता था, ये किया जाता था दिव्य शक्ति के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अश्वमेघ यज्ञ है, तो इनका राज्य विस्तार के लिए, जहाँ जहाँ इनका घोड़ा जाएगा वहाँ से वहाँ तक उनका राज्य, मतलब समझा जाता है कि हाँ वो उन्हीं का राज्य है ना। और फिर और तो हमारा ये ऑप्शन पूछा सत्य क्या है, और वाजपेयी यज्ञ दिव्य शक्ति लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दिव्य शक्ति राजसूय के लिए है ना। और जो वाजपेयी यज्ञ होता है वो रथ दौड़ के लिए होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा सत्य पूछा है केवल 2 है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, इन इन सब पर ध्यान देना होता है ना, सुमेलित नहीं होता है, नहीं है। तो ये देखेंगे कि जो संघ है, तो संघ किसको, जो ग्रह त्याग करने वालों का संगठन होता है, हाँ ये सही है। विहार, जहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं, है ना, उनको विहार बोलते हैं, जो मोनेस्ट्री, जो मठ वगैरह होते हैं। आस्तेय, आस्तेय अहिंसा का पालन, आस्तेय अहिंसा का पालन नहीं है, ये चोरी ना करना, है ना। जो एक जैनिज्म के महाव्रतों, 5 महाव्रत है, और 5 महाव्रतों में से एक है इनका, है ना, जो दिया गया आस्तेय, अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह, तो आस्तेय, और यही गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। और वानप्रस्थ वनगमन, ठीक है, ये सही हो, बाकी सी वाला गलत है। तो आगे बात करेंगे, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को साधारण जन आसानी से समझ लेते थे। हाँ, तो देखो, चाहे महावीर हो चाहे गौतम बुद्ध हो, तो वो जो जिस भाषा में अपनी स्पीच देते थे, और तो वो जो आम आदमी होते हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, पहले उतना पढ़े भी लोग नहीं थे, तो वो बहुत आसानी से समझ लेते थे उनकी बातों को, है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल है कथन। और दूसरा है, महावीर तथा उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना, और ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो प्राकृत भाषा में इसलिए दी क्योंकि वो जन
आसानी से समझ सके। तो यानी इसका मतलब क्या है, आर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, वो मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अब उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो दो इनके यान थे, एक ये हीनयान और महायान थे। तो यहाँ पर जो महायान की है, ये तीनों विशेषताएं यानी जो बुद्ध में देवत्व, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, और ये कितनी है, बौद्ध यानी महायान की, बौद्ध के मत है। तो तीनों सही है, तो इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यानी बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। अब इनकी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, इस काल में श्रेणी का निर्माण हुआ, और इस काल में वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सही है, यानी इस काल में सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। तो धातु के सिक्कों, अब धातु के सिक्कों यानी जिनको हम पंचमार्क सिक्का बोलते थे, पंचमार्क जो और ये धातु जैसे कि पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, यही पंचमार्क सिक्के थे, है ना। तो और इन इस काल में श्रेणी का निर्माण हुआ, हाँ ये भी सही है। और जो वाराणसी था उस समय वो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, तो इस वजह से तीनों ऑप्शन सही, एक और एक, दो, तीन, है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक महाजनपद है और राजधानी है इनकी। तो महाजनपद और राजधानी, जैसे अंग की राजधानी क्या है, अब कौन, अच्छा यानी यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंग की राजधानी चंपा है, कहाँ गया भाई, अंग की राजधानी चंपा है, ठीक है। कौशल, अब कौशल की राजधानी अहिछत्र दिया गया है ना, और कौशल की राजधानी यहाँ पर अहिछत्र नहीं है, जबकि क्या है, बल्कि यहाँ पर श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती, श्रावस्ती है, देख लीजिएगा, श्रावस्ती है। तो यही, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हमारा गलत हो जाएगा और यही सही है। वत्स कौशाम्बी है, मत्स्य विराटनगर है, और ये विराटनगर इस समय कहाँ, राजस्थान में है ना, वहाँ का महाजनपद की राजधानी है। चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। महाजनपद कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर नहीं देना पड़ता था, और दूसरा है आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी, और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर नहीं देना होता था, भैया देना होता था, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो आखेटक, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, तो वहां से जो प्राप्त चीजें होती थी तो वो कर के रूप में देते थे, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 16 का बी। आगे बात करेंगे 17। अब 17 क्या, यानी नगर और उनकी अवस्थिति। तो अब यहाँ देखें, प्रतिष्ठान, भ्रुकच, चंपा और ताम्रलिपि। तो जो प्रतिष्ठान है ये कहाँ पर है, इनकी ये है हमारे कहाँ गया, आ जाओ। तो प्रतिष्ठान हमारी उत्तरी दक्कन, यानी उत्तरी दक्कन बोले तो क्या हो जाएगा, ये मतलब महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ना, वहीं पर है। और इसका एक और नाम है पैठन, ठीक, पैठन। जो भृगुकच्छ है, अब भृगुकच्छ कहाँ है, तो गुजरात में भड़ौच, है ना, और यहीं पर क्या है, प्रमुख बंदरगाह जिसका, और इसे भृगुकच्छ का अर्थ होता है ऊंचा तट, इसका मतलब होता है ऊंचा तट। जो चंपा है, तो चंपा में, है ना, जो बिहार में इनकी अवस्थिति है, चंपा बिहार में अवस्थिति है। और जो ताम्रलिपि है वो गंगा के मुहाने में स्थित है। तो इस वजह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2143। चलो
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर, राज्य और उनकी राजधानी। मल्ल, अवंती, वत्स, कौशाम्बी, है ना। तो अब ये पूछा है सही सुमेलित बताना है, यानी सही बताना। तो मल्ल, यानी मल्ल की राजधानी क्या है? मल्ल की राजधानी है कुशीनारा। और अवंती, तो अवंती की राजधानी वैशाली। वैशाली यहाँ पर नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और वत्स, वत्स का क्या होगा? कौशाम्बी। और कोलिये, श्रावस्ती, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और 3, यानी ये ऑप्शन हमारे सही है। 2 और 3 सुमेलित नहीं, क्योंकि जो वैशाली है ना, तो वैशाली अवंती ये किसकी है? ये वज्र महाजनपद की राजधानी थी, है ना, वज्र महाजनपद की राजधानी थी। और जो कोलिये है, तो कोलिये गढ़ा जो राम ग्राम थी, यानी इनकी जो राजधानी है वो रामग्राम थी। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत, यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3। आगे बात करेंगे, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन लगा देंगे। 19 का, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मगध ये कौन से थे? जो मगध साम्राज्य के जो शासक थे, तो सबसे पहले कौन थे? है ना, हर्यक वंश, यानी इन्हीं का शासक था हर्यक वंश, है ना। और हर्यक वंश का जो सबसे अंत में, है ना, वो कौन से थे? जयद्रथ। तो वहां पर उन मतलब ये जो शेषनाग है, शेषनाग वंश, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये हर्यक वंश है, शेषनाग वंश है, इनके बाद नंद वंश है और मौर्य वंश है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का बी। भारत तथा यूनानी संपर्क के निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुए? भारत तथा यूनानी संपर्क के क्या परिणाम हुए? तो बढ़ाईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी बन गई थी। सिकंदर ने सिकंदरिया शहर की स्थापना की थी। और व्यास नदी के तट पर सिकंदर ने बुके फाल नगर की स्थापना की थी। और पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ाईगिरी सबसे बड़ी उन्नतकारी दस्तकर थी इनके काल में, तो ये बात सही है। और सिकंदर ने सिकंदरिया शहर की स्थापना की थी, ये भी बात इनकी सही है। और व्यास नदी के तट पर सिकंदर ने बुके फाल नगर की स्थापना की थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर व्यास नदी नहीं थी, वहां पर झेलम नदी के तट पर यानी यहाँ पर ये नगर बसाया था। और जो बुके फाल था वो सिकंदर के घोड़े का नाम था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्या पूछा है? सत्य है 1 और 2, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, है ना। तो 305 में उसने घनानंद को पराजित किया। और चंद्रगुप्त ने सिल्यूकस निकेटर से भारत का राज्य छीना था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सत्य है ना। तो ये ना तो ये वाला सही पहला, और ना तो ये दूसरा सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक लंबे अभियान के पश्चात 305 में ईस्वी में यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और इस युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी को पार कर उस प्रदेश को जीत लिया जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या सत्य पूछा था, और ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिलेख की प्राप्ति और अवस्थिति। तो उड़ीसा यानी अभिलेख की प्राप्ति वाला स्थान कौन सा स्थान था? यानी एक बहापुर है, जौगढ़ है, और रामपुरवा है, और सुपारा यानी नाला सुपारा। तो बहापुर जो अभिलेख है, तो वो कहाँ से मिला था? वो दिल्ली से, यानी दिल्ली में ये स्थान, वो बहापुर जो इधर कहाँ है, ये किससे संबंधित है? दिल्ली से। जौगढ़ यानी ए का 2, अब ए का 2 कौन सा है? ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 2। और बी का 1, जौगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा। रामपुरवा, अब रामपुरवा कहाँ का है? ये है बिहार।
बिहार, सी का 4, और सोपारा नालासोपारा यानी महाराष्ट्र मुंबई, तो 2143 है ना, ये है। तो जो बहापुर अभिलेख है दिल्ली में, जौगढ़ अभिलेख उड़ीसा में, और रामपुरवा बिहार में, और सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में अवस्थित ही है ना। तो जो बहापुर अभिलेख है वो अशोक ने लोगों को बौद्ध जीवन अपनाने का व्यक्तिगत संदेश दिया था यहाँ पर। जो जौगढ़ अभिलेख है तो वहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद की स्थिति पर अशोक ने पश्चाताप किया था। रामपुरवा जो है तो ये अभिलेख अशोक की धार्मिक घोषणाएं और धार्मिक कार्यों का विवरण इसमें किया गया है। और जो सोपारा है तो उसमें ये प्रमाणित किया है कि अशोक के साम्राज्य की सीमा पश्चिमी तट तक थी, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं? समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था, सन्निघात भंडारगार का संरक्षक होता था, प्रशासक के शीर्ष पर सम्राट होता था, प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट यानी जो सम्राट होते थे वही प्रशासन की देखरेख की करते हुए शीर्ष होते। केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में विभाजित थी, है ना। तो यहाँ पर जो समाहर्ता है ये राजकीय कोषागार का संरक्षण होता था, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था में समाहर्ता जो होता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बाकी ये हमारे सभी आंसर ऑप्शन सही है। समाहर्ता कर निर्धारण यानी अब है 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, ठीक है। आगे पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजा तुषास्प का सेनापति था। तुषास्प का सेनापति था। अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसमें पूछा है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर एक यानी ये बात तो सही है, यानी ये पूरे सम्राट को इन्होंने नष्ट कर दिया था, है ना। और यहाँ पर ये जो हमारा पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्य जो है राजा तुषास्प का सेनापति नहीं था, है ना। ये राजा तुषास्प का सेनापति नहीं था। तो अब उसके बाद में ये बात करेंगे अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमावर्ती पर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी हमारी बात सही है, यानी 1 और 3 सही ऑप्शन है। 1 और 3 सही ऑप्शन है, और ये 2 हमारा गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3। और ये पुष्यमित्र जो था वो तुषार का सेनापति नहीं था, जबकि ये था ये बृहद्रथ का सेनापति था, तभी उनको यही मार दिया था और फिर अब इनकी गद्दी खुद ले ली थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, प्रशासन और शब्दावलियाँ। जिला अधिकारी, सैनिक शिविर और तृतीय श्रेणी का सामंत। तो जिला प्रशासन यानी जो प्रशासन, इनको क्या कहते थे इनको? तो जिला अधिकारी जो थे यानी जो जिला का था वो उनको आहार बोलते थे। शब्दावलियों यानी जिला को क्या बोला जाता था? आहार ना। ए का 2, अब ए का 2 कौन है? बी वाला है हमारा। और बी का 1, बी का 1 क्या? अधिकारी को अमात्य कहते थे, और सैनिक शिविर स्कंधावर होता था, और तृतीय श्रेणी का सामंत यानी तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति, है ना, ठीक है, सेनापति होता था। और ये सब बातें सातवाहन काल से ली गई हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यानी ए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत तथा अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। चलो, ये बात हमारी सही है। और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, ये भी हमारा सही है। और इसी प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि अब जो साहित्य की रचना के लिए इन भाषा को अपनाया था ताकि लोग इनको आसानी से पढ़ सके। तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। अब यहाँ आएंगे 27 पर। अब 27 में क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? काबुल, ख्वारिज़म,
समरकंद और टोपरक कला अमुदरिया पूछा, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो काबुल क्या है? काबुल यानी अफगानिस्तान में अवस्थित है इनकी। ख्वारिज़म, ख्वारिज़म बुखारा में है ना। और समरकंद, तो समरकंद कपिशा में नहीं, उज्बेकिस्तान में है। ये इनकी अवस्थिति उज्बेकिस्तान में है। और टोपरक कला अमुदरिया में है। तो यानी सी ऑप्शन यहीं पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत पूछा है। सो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो समरकंद कपिशा ना होकर के ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? अब भारत पर आक्रमण, तो पहले किसने किया था? यूनानी, शक, कुषाण, है ना। और यही है, यूनानी किए थे, फिर शक किए थे, फिर कुषाण। सॉरी, ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, जो संभवतः नेपाल की थी। ठीक है, चलो। और उसने क्षत्रिय कुल में विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। ठीक। चंद्रगुप्त ने महाबलशाली की उपाधि धारण की। तो ये बात तो सही है, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जो संबंधित नेपाल से संबंधित थी। और उसने क्षत्रिय कुल में विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये भी बात सही है। चंद्रगुप्त ने महाबलशाली की उपाधि धारण की, तो महाबलशाली की उपाधि धारण नहीं की, महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो यही वाला, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ए और दोनों सही है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे 30। गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है? ग्राम, वीथी, विषय, भुक्ति, राज्य, है ना। तो यहाँ पर कई प्रांतों में विभाजित, जो गुप्त काल का राज्य है वो कई भुक्तियों, यानी भुक्ति का मतलब होता है प्रांत, है ना, इसमें विभाजित था। तो भुक्तियाँ कई, जैसे इसको बोले तो जिले में विभाजित होना। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषयों को वीथियों में बांटा जाता था, जो वीथीय ग्रामों में विभाजित होती थी। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ग्राम, फिर बहुत सारे ग्राम मिलकर के वीथी, वीथी विषय, विषय भुक्त, और भुक्त मिलकर के राज्य बनते थे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्रोत से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत और बंगाल तक स्थापित किया था? तो कौन सा ऐसा स्रोत था इनका, है ना। तो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है लौह स्तंभ पर, है ना, जिसको हम बोलते हैं लौह स्तंभ अभिलेख, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ अभिलेख, जहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है कि भारत और बंगाल तक इनकी जो प्रभुत्ता है वो स्थापित की थी। और इसी अभिलेख में चंद्र नामक व्यक्ति की चर्चा की गई, जिसे संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया। तो यहाँ पर कौन सा स्रोत है? ए, यानी लौह स्तंभ अभिलेख। 32 का पर आते हैं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। और दूसरा है, समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। और साथ ही समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था। अब इसमें बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बात तो सही है कि राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था, श्रीलंका के जो राजा थे, तो ये बात सही है। दूसरा है, समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, ये भी सही है। और समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त है, तो यही गलत है। तो अयोध्या से नहीं प्राप्त है, बल्कि इनका इलाहाबाद से, है ना,
इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्राप्त है। तो सी वाला यानी यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी हमारा क्या है, एक और दो दोनों सही, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे 33, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो मृच्छकटिकम, यहाँ लिखते हैं मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम किससे है, शूद्रक से संबंधित। ये पुस्तक और रचनाकार है अभिज्ञान शकुंतला, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्या है, हाँ बहुत कई एग्जामों में आया हुआ है। तो कालिदास की है रचना। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी क्या है, पतंजलि की, पतंजलि की नहीं है, तो ये किसकी है, पाणिनि की है। जहाँ पर ऐसे बताते हैं ये अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और अमरकोश, अमरकोश क्या है, राजा यानी अमर सिंह का है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अष्टाध्यायी पतंजलि से ना करके पाणिनि का था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का शासन था, कौन कौन से राजा थे। तो गुप्त वंश से पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं हर्ष के उत्थान तक कौन कौन से राजा आए, ये बात पूछा है। तो कौन कौन से राजा आए इसमें से, यानी मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेश्वर के पुष्यभीत, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव और वल्लभी के मैत्रक। तो ये तो सही है, यानी मगध के गुप्त थे, मालवा के परमार थे, थानेश्वर के पुष्यभीति थे और कन्नौज के मौखरी थे, देवगिरी के यादव नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ वल्लभी के मैत्रक, यानी 1 2 3 4 और 6, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 प्रशासनिक इकाइयां और अधिकारी। अब प्रशासनिक इकाइयां यानी ये क्या थे, ये सब के सब प्रांत हैं। अब यहाँ पर अधिकारी, अब अधिकारी कौन से हैं, जैसे कि सुमेलित करना है प्रशासनिक इकाइयां और उनके अधिकारी, जैसे भुक्ति, तो भुक्ति के अधिकारी कौन हुआ करते थे। अब भुक्ति क्या है, एक प्रांत है और जहाँ का शासक उपरिक कहलाता था, क्या कहलाता था, उपरिक। तो भुक्ति का उपरिक यानी 2। विषय, विषय का प्रशासक विषयपति है, सही है, यानी 1 है, यानी 1, ऐसे ही बोलेंगे तो 1। अब एक चीज और देखना, राष्ट्र का प्रधान, अब राष्ट्र का प्रधान से तो आप समझ ही जानते हैं कि किसकी बात करता है, राष्ट्रपति की, है ना। और बचा एक छोटे सामंत, तो छोटे सामंत क्या होते हैं, इनको भोगपति कहा जाता था। तो ये हो जाएगा, तो यानी 2 1 21 कौन है, 21 है यहाँ पर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, गोविंद तृतीय ने केरल पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत किया था। गोविंद तृतीय ने मान्यखेत में विजय स्तंभों की स्थापना की थी और अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया था। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो बात सही है, यानी गोविंद तृतीय ने केरल पांड्य और चोल राजाओं को भयभीत किया था, ठीक है। गोविंद तृतीय ने मान्यखेत में विजय स्तंभों की स्थापना की थी, ये भी सही है। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया, ये भी सही है। और पूछा क्या है, सत्य पूछा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, चेर के संबंध में, है ना, चेर के संबंध में, चेर राज्य के संबंध में। ये राज्य पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था, उसमें आधुनिक केरल राज्य और तमिलनाडु का अंश भी था। चेरों ने चोल नरेश का करैकाल का के पिता का वध किया था।
है ना, का वध किया था। और पूछा है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो यहाँ पर यानी यह राज्य पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था, बात सही है। उसमें आधुनिक केरल और तमिलनाडु का अंश भी है, ये भी बात सही है। और चेरो ने चोल नरेश करिकाल के पिता का वध किया था, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आगे बात है क्या, कुरुल यानी ग्रंथ और संबंधित विषय। कुरुल, तिरुकुलुल, मणिमेकले और शिलप्पदाकारम, ये किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो पहले आते हैं कुरुल। तो कुरुल ग्रंथ है और ये किससे संबंधित है ना। तो जो कुरुल ग्रंथ है ये है अर्थ यानी काम, किससे संबंधित है। ए का धर्म, अर्थ और काम, कुरुल का संबंध है धर्म, अर्थ और काम से है। जो तिरुकुल है, तिरुकुल ये क्या है, ये किससे है, ये एक दार्शनिक ग्रंथ है, ये हो जाएगा। यानी 21 और मणिमेकले, तो मणिमेकले किसका है, ये है महाकाव्य है। और शिल्पाधिकारम ये प्रेम कहानी है। यानी 4 और 3, 4 और 3। तो 21-43, अब 21-43 क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो कुरुल ग्रंथ है वो तिरुवल्लुवर द्वारा रचित धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं कामसूत्र का एक अद्भुत समन्वय है, जिसको हम कुरुल ग्रंथ कहते हैं। एक है तिरुकुलर, तिरुकुलर ग्रंथ है, ये क्या है, एक दार्शनिक ग्रंथ है जहाँ पर विचार और सूक्तियाँ संग्रहित है। मणिमेकले तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना मदुरई के एक अनाथ व्यापारी द्वारा की गई थी। और शिल्पाधिकारम तमिल का एक अन्य महाकाव्य है जिसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया था। तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम 39 पर। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी का स्रोत एहोल अभिलेख है। दूसरा है रवि कीर्ति उस दरबारी कवि था और उसने कदम्बों की राजधानी वनवासी को अपने अधीन कर लिया था। उपर्युक्त में से कौन सा यसे कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और सी है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो ये एहोल यानी पुलकेशिन द्वितीय की जो जानकारी मिलती है एहोल अभिलेख से मिलती है, सही है। रवि कीर्ति उसका दरबारी कवि था, ये भी सही है। उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया था, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर है 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भारत दर्शनों को 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में ये नहीं हो जाएगा, 4 भागों में गलत है, 4 भागों में इसको नहीं बांटा गया था। तो ये 6 भागों में बांटा गया था, 6। और सही नहीं है यही पूछा है, तो यही ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है, ये सही है ना। और मोक्ष का उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया था, ये भी सही है। और उपर्युक्त में से कौन सा नहीं, यही पूछा है, तो ये दोनों सही है और यही हमारा गलत है, यही गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो अब जो इसमें दर्शन है 6 मतवाद विकसित हैं, जो थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये थे। और जिनका केंद्रीय विषय था मोक्ष की प्राप्ति, है ना, मोक्ष की प्राप्ति। टाइम देख लेते हैं, हो रहा है टाइम, चलो अभी और। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, प्राचीन भारत में हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत पूछा है, सत्य नहीं है। तो एक तो ये देखेंगे भाई, गाय की सुरक्षा के कारण राजा गोपति कहलाता था, सही है। बेटी को दुहिता कहा जाता था, ये भी सही है। बैल को गोवाल कहा जाता था, तो ये गलत है ना, ये गलत है। क्योंकि सी गोवाल किसको, यानी गाय के जैसे बालों वाली। तो सबसे पहले क्या देखा गया था, ये जो भैंस है, भैंस को गोवाल कहा गया था, है ना। जो आर्य थे तो आर्य बहुत प्रेम करते थे गाय से, मतलब उनकी पूजनीय थे और बड़ी बहुत घनिष्ठता थी। तो इसी को पहली बार जब भैंस को देखा था तो उन्होंने बताया था गोवाल यानी गाय के जैसे बालों वाली, है ना।
तो क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। क्या है? महमूद गजनवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनका शासनकाल 998 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। इसको मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकार इस्लाम का नायक मानते थे और उसने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों से अपने राज्य और धर्म की रक्षा की थी। तो उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? से कथन सत्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी शासनकाल 98 से 1030 तक, ये भी सही है। मध्यकालीन मुसलमान इसका इस्लाम का नायक मानते थे, यह भी बात सही है। और मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों से अपने राज्य और धर्म की रक्षा की थी, ये भी बात सही है। तो पूछा है सत्य, और तो 1 2 3 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो महमूद गजनवी के संबंध में कुछ जैसे सभी कथन सही हैं। यहाँ पर एक ये कौन था? अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि लेकर 1998 में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और इनका शासन 1998 से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। आगे बात करेंगे 43 गौरी द्वारा विजित क्षेत्र और इनकी अवस्थिति। मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी। बयाना, अनहिलवाड़, महोबा, खजुराहो। अब आप ये समझिए कि जैसे आपको 2 ऑप्शन ही, बयाना नहीं आता है, अनहिलवाड़ नहीं आता है, लेकिन महोबा तो पता है। तो महोबा की अवस्थिति कहाँ है? महोबा की अवस्थिति है उत्तर प्रदेश में, और खजुराहो की अवस्थिति है मध्य प्रदेश में। तो यानी 4 3, सी का 4 और डी का 3। तो यानी 43 हम देखें कि 43 कहाँ है? तो इस वाले ऑप्शन में 43 है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 का 2 यानी बयाना कहाँ पर है? राजस्थान में। और अनहिलवाड़ कहाँ है? गुजरात में है ना। तो इस प्रकार हमारा ये सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ एक चीज और है, ये देखना है कि ये तो आपको पता है जो महोबा है वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना। और यहाँ पर क्या है, ये सूर्य मंदिर के लिए स्थल है। जो महोबा क्षेत्र है ये परमार शासकों के शासन में था, और ये जो बुंदेलखंड में जो स्थित है, तो यहाँ पर सूर्य मंदिर के लिए इसकी प्रसिद्धि। और खजुराहो जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा इन्होंने मंदिर को निर्मित किया था, बनवाया गया था। और यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कंदरिया देव मंदिर कहा जाता था, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। आगे बात हम करेंगे 44 तराइन की प्रथम लड़ाई के संबंध में। अब यह लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई में गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये बात तो सही है भाई कि ये जो यानी 1911 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में। और इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और पूछा है सत्य। सत्य पूछा है, तो 1 और 2 दोनों सही है ना। तो 1 और 2 सही हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो मोहम्मद गौरी यहाँ पर जो 1191 का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राजा चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह हार हुई थी और पृथ्वीराज के भाई पर आक्रमण किया, जिसके पश्चात गोविंद राव ने गौरी की भुजा पर हमला करते और इसके बाद उनका गौरी को पीछे हटना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। आगे बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 तथ्य और संबंधित व्यक्ति। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी, चालीसा दल, सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि और गजनी का उत्तराधिकार। कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है ना। तो एक यानी इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कुबाचा, इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन
अरे यार, इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन है? कुबाचा। तो ये गलत हो जाएगा। चालीसा दल इल्तुतमिश का संबंधित, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ईवाज और गजनी का उत्तराधिकारी यल्दूस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि कुबाचा जो है इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रतिद्वंदी था। ठीक है, ये इनका प्रतिद्वंदी था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो 50 तक करवा देते हैं, फिर उसके बाद गुलाम। अब यहाँ देखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक तथा भारत में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अब गुलाम वंश के संस्थापक और भारत में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी, ये बताया गया है, पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम कहा, उसे गुलामों को गुलाम कहा जाता था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये सत्य पूछा है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। उसका संबंध ममलूक वंश से था, उसका संबंध ममलूक वंश से था, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। यल्दूज उसका, यानी बात तो ये सही, ये कौन सा कथन सा था, ये भी गलत है। यल्दूज उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था, ये सही है यल्दूज, है ना। और उसने तराइन के युद्ध में भाग लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी सत्य पूछा है तो सत्य क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके बारे में चलो क्वेश्चन नंबर, रजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा सल्तनत में शांति सुव्यवस्था कायम की। पूछा है रजिया, और कारण है रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया और गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया, है ना। और तो इसमें अब ये बताना है कोड करके कौन सा सही है, ए बी सी ऑप्शन करके है। तो एक चीज तो ये है कि रजिया ने राजपूतों के पर नियंत्रण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया और सल्तनत में शांति व्यवस्था कायम की। ठीक है, रजिया ने अपने वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया और एक गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया। तो इसके कारण ये नहीं है ना, इसका जो कारण है ये ए नहीं है, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए दोनों सही तो है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? तो बलबन के समय में सत्य नहीं है, सत्य नहीं यानी असत्य की बात की गई है। तो उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया गया था। का दीदी, हाँ, तो ये देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक एक चीज तो ये है, उसने नियामक खुदाई की स्थापना का प्रतिपादन किया था, ये भी बात सही है। तो बलबन जो है इनके संबंध में इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की, तो इक्तादारी व्यवस्था बलबन ने प्रारंभ नहीं की थी, इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, और इसी वजह से ये गलत हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी बलबन ने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था, ये भी सही है, और बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, है ना, दमाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अलाउद्दीन ने अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यही पूछा है। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर गद्दी प्राप्त की, ये तो बात सही है, लेकिन इनके पिताजी नहीं थे, इनके क्या थे, इनके ससुर थे, ससुर, और ये एक हिसाब से भतीजे भी थे, है ना, ससुर, है ना, जो इनका दामाद कह सकते हैं, दामाद, और जो अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद,
कि पहले भतीजा था, फिर उसके बाद इनकी बेटी की शादी करके फिर इनका दामाद बन गया। तो इसी वजह से क्या हो गया, यानी इनके पिता नहीं थे जबकि इनके ससुर थे, तो इस वजह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये नहीं पूछा है तो यही हो जाएगा। बाकी वह सुल्तान बनने से पूर्व अवध का सूबेदार था, ये भी बात सही है। अलाउद्दीन पिता मलिक कफूर, अब सेनापति मलिक कफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया, ये भी बात सही है। अलाउद्दीन ने सरदारों को अपना स्वामी भक्त बनाया, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पर। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमणों के संबंध में विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पूछा है सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया था, और उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर नहीं बसाया था, नया शहर नहीं बसाया था। तो पूछा कौन सा है, उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे, ये बात इनकी सही है। मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना गठित की थी, ये गलत हो जाएगा। उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर नहीं बसाया था, तो ये भी बात सही हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। चलो क्वेश्चन नंबर है 51। चलो यही तक करते हैं, है ना, 50 तक करते हैं, उसके बाद में जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि अगर भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लगाइएगा, चाहे यहाँ से देखिए या किसी अन्य चैनल पर आप देखिएगा, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक आने वाली है। आरओ और बीईओ, जिनके पास बीएड है उनके लिए तो चांसेस हैं, और बाकी आरओ की तो वैकेंसी आने वाली है, पक्का है। और आयोग ने अगस्त के सेकेंड वीक में स्पष्टीकरण दिया है कि प्रबल संभावना है आ जाए, और एग्ज़ाम तो आप समझ के चलिए दिसंबर तक, या दिसंबर से पहले तो होना नहीं, उधर 2027 में होगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।